देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। देश में आम चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जान लगा दी है। एक तरह से कहें कि जो चीजें हैं, जो सत्तासीन होनी है लोगों को, उसे किस तरह से अपने पाले में करें, इसको लेकर के जोर घटाव का जो स्थिति होता है, जो मैथमेटिक्स होते हैं, वो मैथमेटिक्स अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। और ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे दल जो स्टेट्स वाइज हैं, उनका क्या रुख होगा, ये स्पष्ट हो गया है। बात अगर हम झारखंड की करते हैं तो झारखंड में भी दृश्य साफ हो चुके हैं। साफ ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर एनडीए के तौर पर यहां पर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, जो झारखंड की 14 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल मिलकर आईएनडीआईए गठबंधन की तहत चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा ने पहले ही 11 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर एक तरह से साइकोलॉजिकली जो होता है, मनोवैज्ञानिक बढ़त जो बढ़ाने की बात होती है, वो इंडी गठबंधन पर दे चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन जो है सो उसके उस मनोवैज्ञानिक दबाव में, यानी भाजपा के मनोवैज्ञानिक दबाव में वो कुछ करने जा रही है या वो उसके दबाव में आ चुकी है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, माफ कीजिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार जिस तरह से इस चीजों को ले रहे हैं कि वो जनता से जुड़ी योजनाओं को पब्लिक के समक्ष रख रहे हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन की मांग हो, विधवा पेंशन की मांग हो, जैसा आज ही उन्होंने किया। यानी बुधवार को उन्होंने जो विधवा पेंशन, जो 50 वर्ष की आयु तक की विधवा को जो पेंशन देने की शुरुआत कर दी है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर के जो किया है, अब वो आवास योजना के तहत जो कर रहे हैं, इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो चीजें सामने आ रही हैं वो इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का बात है वो क्लियर हो गया है या नहीं। लाइव 7 के पास एक अहम जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी मिली है कि इंडी गठबंधन के भीतर झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही फाइनल हो चुका है। और इसके तहत 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, 1 सीट आरजेडी के खाते में जाएगा और 1 सीट वामपंथी दल यानी भाकपा माले के खाते में जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी सीट है जो भाकपा माले को दी जाएगी, वो कौन सी सीट है जो आरजेडी को दी जाएगी, वो 8 सीटें कौन है जिस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में कौन सी सीट जाएगी। पहले तो दर्शकों को मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बातें सामने आई है, जो बातें बनकर आई हैं, चाईबासा और जमशेदपुर सीट को लेकर के जिच बनी हुई थी। अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे तो 2019 के चुनाव में चाईबासा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट था और वहीं चाईबासा सीट पर, यानी सिंहभूम सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन गीता कोरा के भाजपा में शामिल होने के बाद से अब एक नया समीकरण बना और उसके तहत यह पुख्ता जानकारी है कि सिंहभूम की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रहेगी और उसके बाद जमशेदपुर, उसके एवज में जमशेदपुर की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी। गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में रहेगी, राजमहल और दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में रहेंगे, रांची, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, ये जो सीटें हैं, लोहरदगा, खूंटी, ये सीटें जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के पास रहेंगे। अब यह भी तय हो गया, कांग्रेस के अंदरूनी खाने से जो बातें सामने आई है, यह भी पुख्ता जानकारी है कि एक बड़ा खेला हजारीबाग में देखने को मिल सकता है कि यशवंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, चाहे वो अटल जी की सरकार के समय जो वित्त मंत्री रहे थे, विदेश मंत्री रहे थे, वो कहीं कांग्रेस की तरफ से वहां के प्रत्याशी ना हो जाए। और इसके बाबत जो जानकारी मिल रही है कि जो बड़का गांव की विधायक है अंबा प्रसाद, हालांकि उनका भी नाम आ रहा था कि अंबा प्रसाद भी हजारीबाग से कांग्रेस कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, अंबा प्रसाद ने मंगलवार को
यशवंत सिन्हा से काफी लंबे समय तक बातचीत की, मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वो चुनाव लड़ें। और इस बीच जो हजारीबाग के राजनीतिक गलियारे से बातें चलकर आई हैं, उसके तहत यशवंत सिन्हा भी रायशुमारी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ। ये कोई बड़ी बात नहीं हो कि यशवंत सिन्हा हजारीबाग से कांग्रेस कैंडिडेट हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अपने पुत्र को लेकर के, जिस तरह से राजनीति से एक बारगी ही उनके पुत्र जयंत सिन्हा कट गए, 2 मर्तबा भाजपा से सांसद रहे 2014, 2019 में जयंत सिन्हा, और उसके बाद अचानक जिस दिन टिकट की घोषणा होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख करके पार्टी से बोले पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने टिकट की चाहत ही अपनी समाप्त कर ली थी। जाहिर तौर पर यह भी विषय बन रहा है और इसको लेकर के यशवंत सिन्हा कैंडिडेट हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चतरा में दिख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आखिर वो सीटें, क्योंकि 9-5 का जो फॉर्मूला था उसके तहत 8 कांग्रेस पार्टी, 1 वो आरजेडी को देने जा रही है पलामू सीट। दूसरी तरफ 5 सीटें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थे, दिए जा रहे थे, उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे की 1 सीट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है वो भाकपा माले को देने पर सहमत हो गई है। और यह भी पुख्ता जानकारी है कि माले विधायक जो बगोदर के हैं विनोद सिंह, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी एक दिलचस्प फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो बगोदर में लगातार माले का वर्चस्व रहा है। पिछले चुनाव में 2014 से 2019 के बीच में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे नागेंद्र महतो, लेकिन उसके बाद से पहले देखें महेंद्र सिंह जी लीड कर रहे थे जब झारखंड अलग राज्य बना था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र विनोद सिंह जी वहां से लगातार विधायक रहे, बीच में एक टर्म को छोड़ दिया जाए तो। उसके अलावा देखें राजधनवार, जो राजधनवार भी आता है कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, वहां भी जो है भाकपा माले का अच्छी पकड़ है। तो एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन वो चीजें बाद में होंगी। लेकिन पहले जो सीट की बातें मैं कर रहा था, सीट किस तरह से जा रहे हैं, रांची से सुबोध कांत सहाय पर दांव खेल सकती है कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार, और इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। सुबोध कांत सहाय ने भी ये कह दिया है, बयान उनका आ चुका है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। जाहिर तौर पर सुबोध कांत सहाय रांची से प्रत्याशी होंगे। चतरा से जयशंकर पाठक को प्रत्याशी बनाने की बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं सुखदेव भगत जो पिछला चुनाव वो हारे थे 10,000 कुछ वोट से, सुदर्शन भगत से जो बीजेपी कैंडिडेट थे, उनको लोहरदग्गा से टिकट मिलना तय है। वो लोहरदग्गा से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। इसके बाद गोड्डा में जो बातें चल रही है प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह। प्रदीप यादव के बारे में है कि उनका भी सीट लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है पार्टी के अंदर में कि लगातार 4 टर्म से वो चुनाव हारे हैं, इसलिए नए चेहरे को दिया जाए। और दीपिका के बारे में यह कहा जा रहा है, चूंकि यादव और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और वहां पर अच्छी आबादी है, दीपिका पांडे के साथ है कि वो ब्राह्मण और ओबीसी दोनों में फिट बैठती हैं, उस हिसाब से उनके भी नाम की बात हो सकती है, वो भी आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं खूंटी से, कालीचरण मुंडा का नाम फाइनल है। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर सीट जो है, वहां से जो मैंने बातें की पहले की, जब गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में चली गई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिंहभूम सीट दिया जाएगा और जमशेदपुर सीट भाजपा कांग्रेस अपने पास रखेगी। तो कांग्रेस वहां से डॉक्टर अजय कुमार प्रबल दावेदार हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है वो 3 राज्य के प्रभारी हैं, उनके पास समय नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी वहां से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम पर भी बातें चल रही हैं। अगर आप पिछले चुनाव का समीकरण देखिए तो मैंने बताया कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पर जो है सो मिल रही है और वो किनको किनको कैंडिडेट बना रही है, ये पुख्ता जानकारी है और ये अंतिम ही कह सकते हैं, इस पर मुहर लगनी ही सिर्फ बाकी है, बाकी चीजें तय हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप पिछले चुनावी समीकरण को देखेंगे और अब जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के,
इन चुनावी समीकरण को देखेंगे तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। एक सीट गिरिडीह उनकी सहयोगी पार्टी आसू वहां से चुनाव जीती थी। चाईबासा और राजमहल ये 2 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। एक जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा राजमहल से और एक जगह से कांग्रेस पार्टी चाईबासा से सिंहभूम से चुनाव जीती थी। लेकिन अब समीकरण क्या बना कि सिंहभूम से जो कांग्रेस कैंडिडेट थे वो भाजपा में शामिल हो गए, जो सांसद थे वो भाजपा में शामिल हो गए। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं, अगर उनमें आप देखेंगे तो 5 सीटें अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और 1 सीट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछले 2 वर्षों से लगातार दबाव था कि लोकसभा चुनाव में सिंहभूम की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आए। और जो जानकारी मिल रही है, जो मंत्री बनाए गए हैं अभी दीपक बिरुआ, उनका नाम आगे चल रहा है। हो सकता है दीपक बिरुआ को सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी बनाए। उलटफेर क्या हुआ, जमशेदपुर गई सीटें, कांग्रेस के हाथ में जा रही है वो सीट। दूसरी तरफ अगर पूरे पिछले चुनाव का, जो मैं बता रहा था, पिछले चुनाव का जो समीकरण देखेंगे तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ थे लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का। कोडरमा संसदीय क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, चुनाव हार गए थे। भाजपा की आरजेडी से भाजपा में गई अन्नपूर्णा देवी से वो चुनाव हार गए थे। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक नया चीज ये हुआ। दूसरा, गीता कोड़ा जो चाईबासा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतती है पिछले इलेक्शन में, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराकर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी के, वो भाजपा में है। दोनों दंपति अब भाजपा में है। तीसरी चीज, प्रदीप यादव, पिछला चुनाव उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले गोड्डा से लड़ा था, अब वो कांग्रेस में है। इसके बाद और देखें आप, जमशेदपुर सीट पर विद्युत वरण महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और हराया किसको, अभी के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उन्होंने चुनाव में हराया था। तो कई चीजें हैं, अगर तालमेल देखेंगे, अगर आप सिर्फ गौर करें कि हेमलाल मुर्मू जो भारतीय जनता पार्टी में थे, राजमहल से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, दूसरे नंबर पर रहे थे, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। ताला मरांडी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गए थे फिर से भाजपा में वापसी कर चुके हैं, उनको राजमहल से टिकट भी भाजपा दे चुकी है। तो अब देखिए, अगर पिछले चुनाव को देखते हैं, सीट वाइज अगर हम आकलन करते हैं तो राजमहल सीट विजय हांसदा जीते थे, 99,195 वोट से उनकी जीत हुई थी। वहीं दुमका सीट जहां से गुरुजी को हार चखना पड़ा था, गुरुजी को सुनील सोरेन ने हराया था 47,590 वोट से। गोड्डा में निशिकांत दुबे जीते थे 1,84,227 वोट से, हराया था प्रदीप यादव को। चतरा से सुनील कुमार सिंह चुनाव जीते थे 3,77,871 वोटों से और हराया था कांग्रेस के मनोज कुमार यादव को, जो मनोज कुमार यादव अभी भारतीय जनता पार्टी में है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी 4,55,600 वोटों से जीती थी, हराई थी बाबूलाल मरांडी को, जो उस समय जेवीएम के उम्मीदवार थे और अभी बाबूलाल मरांडी भाजपा में है और प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी 2,48,347 वोटों से जीते थे, हराया था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को, जो हेमंत सरकार में शिक्षा मंत्री थे। और धनबाद में अगर आप बात करें तो पीएन सिंह सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे 4,86,194 वोट से, उनका टिकट वेटिंग में है। भाजपा ने अभी उनके टिकट की घोषणा नहीं की है, यह सीट भाजपा के वेटिंग कैटेगरी में है। और हराया था किसको, कीर्ति आजाद को। रांची में संजय सेठ 2,83,026 वोटों से चुनाव जीते थे और हराया था सुबोध कांत सहाय को। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो 3,02,090 वोट से चुनाव जीते थे, हराया था चंपई सोरेन को, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। सिंहभूम से लक्ष्मण गिलुआ हारे थे, हराया था गीता कोरा ने, जो भाजपा में शामिल हो चुकी है 72,155 वोटों से। खूंटी से अर्जुन मुंडा जीते थे। यहां गौर करने वाली बात है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 2 महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, अभी वो कृषि मंत्री भी हैं और आदिवासी कल्याण मंत्री भी हैं। तो अर्जुन मुंडा जीते थे मात्र 1445 वोट से और जीते थे किससे, कालीचरण मुंडा कांग्रेस के कैंडिडेट से।
लोहरदग्गा में भी देखिए, गणित देखिएगा। लोहरदग्गा में सुदर्शन भगत चुनाव जीते थे 10,363 वोट से, उनकी टिकट इस बार कट गई। समीर उड़वा को वहां से टिकट दिया गया है। हराया था किसको? कांग्रेस के सुखदेव भगत को। पलामू से बीडी राम जीते थे 4,77,606 वोट से। घूरन राम वहां कैंडिडेट थे, और बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले घूरन राम भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जो आरजेडी कैंडिडेट थे उस समय। हजारीबाग से जयंत सिन्हा चुनाव जीते थे 4,79,548 वोट से, उनका टिकट कट गया, उनका पत्ता कट गया। अब उनके जगह पर मनीष जायसवाल को दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हराया था गोपाल साहू को। बहरहाल इन सब के बीच जिस चीज को लेकर झारखंड में अगर आप देखेंगे तो राजनीति के केंद्र में जो चीजें बनी हुई हैं, राजनीति के केंद्र में जो महत्वपूर्ण वोटर है वो है ओबीसी, ट्राइबल, ओबीसी, ये दो महत्वपूर्ण हो चुके हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक वोट महागठबंधन के खाते में जाएगा ये मानकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फोकस उस पर है। आप गौर करें कि अभी जो 11 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों का ऐलान किया है, उसमें आप अगर देखें कोडरमा ओबीसी, हजारीबाग ओबीसी, तो 2 यहां पर दिख रहे रांची सीट है, इसके अलावा जमशेदपुर सीट है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जो 8 सीटें जो रिजर्व नहीं थी झारखंड में लोकसभा की, उन 8 सीटों में से अब तक जो है 4 सीटें दिख रही है सामने कि वो ओबीसी कैटेगरी को जा रही है। एक सीट और जो है वो गिरिडीह की है, वो भी आंसू खाते में जाएगी, तो जाहिर तौर पर है कि वहां से भी ओबीसी होंगे, यानी 5 सीटें ओबीसी खाते में जा रही है। एक सीट ब्राह्मण समुदाय को मिला है गोड्डा का, वो जनरल कैटेगरी में है। 6 सीटें, 2 सीट को अभी रोका गया है, 2 सीट को वेटिंग में रखा गया है। तो जाहिर तौर पर उन 2 सीटों पर क्षत्रिय समुदाय से लोग जीतकर चुनाव आते थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वहां भी फेरबदल की पूरी तैयारी है, यानी एक सीट और ओबीसी के खाते में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 8 अनरिजर्व सीटों में से अब तक तो 4, और आगे जो दिख रहा है और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। लेकिन बात करते हैं रिजर्व सीटों की, जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। तो झारखंड में 5 लोकसभा की सीट एसटी के लिए रिजर्व है और 1 लोकसभा की सीट एससी के लिए रिजर्व है। एससी के सीट पर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को एससी समुदाय ने भरपूर समर्थन दिया, और उसका परिणाम दिख रहा है कि बीडी राम लगातार 2 बार से चुनाव जीते। विधानसभा के चुनाव हुए 2019 में, उसमें भी सबसे ज्यादा एससी की संख्या भारतीय जनता पार्टी में ही जीत कर आई। लेकिन एसटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। विधानसभा के चुनाव में 28 में से मात्र 2 सीटें जीत सकी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 एसटी की रिजर्व सीटों में से भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, और इन 3 सीटों में अगर आप बात करेंगे तो उसमें अगर अंतर देखेंगे आप, ये भी आपको शो करेगा, जो अंतर आता है वो शो करेगा कि आखिर अंतर क्या आ रहा है, कितने पर जा रहा है। अर्जुन मुंडा जो चुनाव जीते थे, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के थे, 1445 वोट से महज चुनाव जीते थे। सुदर्शन भगत चुनाव जीते थे 10,363 वोटों से, और सुनील सोरेन चुनाव जीते थे 47,590 वोटों से। अब आप देखिए जरा अनरिजर्व सीटों को देखिए भारतीय जनता पार्टी की। उन अनरिजर्व सीटों में आप देखेंगे तो निशिकांत दुबे लगभग पौने 2 लाख वोट से ज्यादा से, सुनील कुमार सिंह पौने 4 लाख वोट से ज्यादा से, अन्नपूर्णा देवी 4.5 लाख वोट से ज्यादा से, चंद्र प्रकाश चौधरी 2.5 लाख के वोट से जीते थे, पीएन सिंह लगभग 5 लाख वोट, संजय सेठ पौने 3 लाख के करीब वोट, उसी तरह से बीडी राम पौने 5 लाख, हजारीबाग से जयंत सिन्हा पौने 5 लाख से ज्यादा। तो अनरिजर्व सीटों में जो जीत का अंतर था भारतीय जनता पार्टी का, वो काफी था, और रिजर्व सीटों पर वो अंतर काफी कम होता है। जाहिर तौर पर यही गणित बैठाने के लिए, इसी चीज को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ट्राइबल फोकस किया है। झारखंड में ट्राइबल वोटरों को फोकस करने के का काम किया है। जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूंटी में आना, यह भी इस बात की ताकीद करता है कि वो भी उन ट्राइबल वोटर्स के बीच में अपनी पुरानी पैठ को वापस लाने का उनका एक प्रयास था।
चाईबासा से उलगुलान करना, शंखनाद करना लोकसभा चुनाव का अमित शाह के द्वारा, यह भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो ट्राइबल वोट्स हैं उसको भाजपा अपने पाले में करने के लिए कई तरह की चीजें कर रही हैं, कई तरह के समीकरण पर काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, आगे जो चुनाव होने जा रहे हैं, अब किनको क्या मिलता है, किनको कौन कैंडिडेट होते हैं खुलकर महागठबंधन में, वो तभी पता चलेगा। लेकिन भाजपा ने जो एक साइकोलॉजिकली बढ़त बनाने का प्रयास किया है अपने 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का या अन्य सहयोगी दल जो है, चाहे वो माले हों या फिर आरजेडी हो, उनका क्या रुख होता है कैंडिडेट को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। हम आप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।